इस वक्त की बड़ी खबर के साथ महाराष्ट्र के पालघर में हत्या की एक और खौफनाक घटना सामने आई है। चेन्नई से नौसेना जवान सूरज कुमार दुबे का अपहरण कर उन्हें जिंदा जला दिया गया। बुरी तरह झुलसे जवान की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। नौसेना जवान सूरज कुमार दुबे पलामू के चैनपुर के रहने वाले थे। मिली जानकारी के अनुसार सूरज कुमार दुबे को बदमाशों ने रिवॉल्वर के बल पर चेन्नई एयरपोर्ट के करीब से एक कार में अगवा किया था। 3 दिनों तक चेन्नई के एक अज्ञात स्थान पर बंधक बनाकर रखा गया और इस दौरान बदमाशों ने नौसेना अधिकारी से 10 लाख रुपए की फिरौती की मांग की, लेकिन जब उन्हें पैसे नहीं दिए गए, उन्होंने सूरज कुमार को पालघर के जंगल में ले जाकर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दिया। तो पलामू के नेवी अफसर सूरज के पिता ने बेटे के अपहरण और फिर हत्या के मामले में पुलिस के रवैये पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि अपहरण की प्राथमिकी दर्ज कराने को लेकर पलामू और चेन्नई पुलिस ने असहयोग किया है। असहयोगात्मक उनका रवैया रहा। वहीं उन्होंने नेवी के ही एक अन्य कर्मचारी पर पैसे के लेन देन के आरोप में सूरज की हत्या करवाने का आरोप लगाया है। हमने हर जगह गुहार लगाया चैनपुर थाना में कि FIR कर दीजिए अपहरण का। मेरा बेटा का अपहरण हो गया। चैनपुर पुलिस नहीं सुनी, कहा कि आपका बेटा चेन्नई में गुम हुआ है, वहां से अपहरण हुआ है, वहां जाके अपहरण का केस दर्ज कराइए FIR। वहां पर हम दामाद को भेजे, वहां भी FIR नहीं लिया गया। वहां चेन्नई पुलिस कह रही है कि चैनपुर थाना आपका लोकल पड़ रहा है, घर से चला है, आपका बेटा गुम हो गया, अपहरण हो गया, तो चैनपुर थाना में आप कराइए। वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ होते रहा। हमने SP के पास गुहार लगाया, BD राम के पास, रक्षा मंत्रालय के पास, उनसे अति गुहार लगाए, लेकिन ये करते हुए नेवी अफसर को हम सारा जानकारी दिए कि मेरे बेटे को कम से कम कहाँ है, आप चेन्नई पुलिस को कहिएगा तो आप बड़े पदाधिकारी हैं, आपकी बात सुनी जाएगी। मेरा बेटा को खोजवाइए तो कह रहे हैं अशोक राय। जब धर्मेंद्र के बारे में सारा जानकारी उनको हम दे दिए थे तो उन्होंने रुख बदल दिया, बोल रहे हैं कि नेवी के अधिकारी सूरज दुबे की हत्या के बाद यहाँ गांव में मातम का माहौल पसरा हुआ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो परिजन है, खास करके यहाँ जो उनके कोलुआ गांव में जो पुरुबडीहा पंचायत का ये गांव है, जहाँ पे लोग कल से ही जैसे ही सूचना मिली है यहाँ पे लोग इंतज़ार कर रहे हैं, खास करके 100 का इंतज़ार यहाँ। लेकिन कई सवाल लोगों में है कि आखिर इतनी बड़ी घटना कैसे हुई। और आइए हम जानते हैं, उनके बड़े भाई हैं यहाँ पे, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर हुआ क्या था, क्या सूचना पहली मिली थी, क्या सूचना। 30 जनवरी को करीब सुबह 8 बजे मैं उसको छोड़ने गया था डाल्टनगंज बस स्टैंड। तो यहाँ से 9 बजे वो बस पकड़ा रांची के लिए, और रांची पहुँचने पर उसे संपर्क नहीं हो पाई थी। वो हैदराबाद पहुँचा तो करीब 6:46 पे वो फ़ोन किया मम्मी के नंबर पे, तो बताया कि मैं हैदराबाद एयरपोर्ट पहुंच गया हूं, यहां से कुछ देर के बाद चेन्नई के लिए मेरा फ्लाइट है। और उसके बाद चेन्नई में वो बताया कि रात में 11:40 में कोयम्बटूर उसको जाना था, तो कोयम्बटूर रेलवे स्टेशन से ट्रेन, चेन्नई रेलवे स्टेशन से ट्रेन है। तो फिर रात में पापा उसे संपर्क नहीं किए। फिर उसके अगले दिन 31 तारीख को करीब 6 बजे पापा उसके मोबाइल पे फ़ोन किए, तो उसके दोनों नंबर मतलब स्विच ऑफ बता रहा था। और दिन भर हम लोग ट्राई करते रहे, लेकिन वो ऑफ ही बताया। और नंबर पे एक धर्मेंद्र नाम के लड़का का फ़ोन आया, बोला कि चाचा सूरज से बात नहीं हो पाएगी। तो पापा बोले कि वो तो चला गया, कि तुम कौन बोल रहे हो। तो बोला कि मैं उसी के यूनिट का धर्मेंद्र नाम है मेरा, कि मैं यहीं कोयम्बटूर में ही पोस्टेड हूँ। सूरज कुमार दुबे पूरे भारत का लड़का था, पूरा देश का लड़का था, और पूरे गांव, पूरा जिला, पूरा झारखंड, पूरे भारत यह डिमांड करता है कि उसके लिए CBI जांच हो, और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात, उसे शहीद का दर्जा मिलना चाहिए, और जो इस घटना का अंजाम दिया हो उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। तो पूरे गांव के लोग करोड़ों रुपया ऐसे चंदा दे के हम लोग तो उसको छोड़ा सकते थे।
अगर मांग होती जी जी। तो हम लोग करोड़ों रुपया दे सकते थे, लेकिन इस टाइप का कहीं कोई मामला नहीं आया। तो आप देख सकते हैं कि कहीं न कहीं जो बातें वहाँ की पुलिस बता रही है कि 10 लाख की फिरौती मांगी गई थी, किडनैप किया गया था, इस बात से इत्तेफाक यहाँ परिजन नहीं रखते हैं। इनका मांग है कि सीबीआई से इस मामले की गंभीरता से जांच हो। नीलकमल, न्यूज़ 18 पलामू। और इस पूरे मामले पर न्यूज 18 के सवाल सामने हैं आपके। देखिए, चेन्नई से अगवा होकर पालघर आखिर सूरज कैसे पहुंचा, ये सवाल इस वक्त सूरज की मौत पर सूटते हुए ये सवाल बेहद ज्वलंत। कौन है धर्मेंद्र जिस पर अगवा करने का आरोप लग रहा है? पलामू और चेन्नई पुलिस ने आखिर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की? क्या सूरज की मौत के साथ ही यह मामला दफन हो जाएगा? पूरे मामले के खुलासे के लिए अब पुलिस क्या करने वाली है? क्या पूरे मामले में कोई संगठित गिरोह काम कर रहा है, जिस तक पहुंचना इस वक्त जल्द से जल्द बेहद जरूरी है। तो महाराष्ट्र के पालघर में पलामू के नौसेना जवान सूरज को जलाकर मारने के मामले में बीजेपी ने निशाना साधा है। राम कदम ने कहा कि पालघर की घटना के बाद यह साबित हो गया है कि महाराष्ट्र में न तो सेना के जवान सुरक्षित हैं और न ही साधु संत। कानून और व्यवस्था की धज्जियां महाराष्ट्र में उड़ चुकी है। ना यहां साधु संत सुरक्षित है, ना अपनी प्राणों की चिंता किए बगैर देश की रक्षा करने वाले हमारे जवान सुरक्षित हैं। कब न्याय मिलेगा साधु संतों को? जिस जवान ने अपने प्राण खोए हैं, उसे निर्ममता से मारा गया है, उन्हें कब न्याय मिलेगा? महाराष्ट्र सरकार को उन्हें न्याय देना होगा। और इस बड़ी खबर पर हमारे साथ सहयोगी ओम प्रकाश इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। ओम प्रकाश, सवाल यही कि अपहरण के बाद आखिर पलामू पुलिस का रवैया सहयोगात्मक क्यों था? अब पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? जी, जाहिर तौर पर जिस तरह से पूरी घटना अगर कही जाए तो ये पुलिस या फिर सुरक्षा एजेंसियों पर सवाल उठाती है। साफ तौर से चेन्नई पुलिस ने जिस तरह से असहयोगात्मक रवैया अपनाया और उसके बाद इस तरह मामले का खुलासा होता है, मुंबई में अगर, महाराष्ट्र में अगर इस तरह से शव बरामद होता है तो वो अपने आप में चिंता का सबब है। वहीं पलामू पुलिस की बात की जाए तो पलामू पुलिस भी इस मामले को लेकर जो संजीदगी उसे बरतनी चाहिए वो कहीं ना कहीं उससे दूर नजर आई। और ये अहम सवाल है कि जब देश की सेवा की रक्षा में, देश की सेवा में लगे जवान के परिजनों के प्रति ये रवैया पुलिस प्रशासन का है तो आम लोगों की क्या स्थिति होगी, ये समझने में ज्यादा किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन साफ तौर से जिस तरह से ये घटना हुई है वो बताता है कि इसके पीछे कोई संगठित गिरोह जो है वो लगा हुआ था और उसने पूरी प्लानिंग के साथ इस पूरी घटना को अंजाम दिया। हालांकि अब जो उधर से रिपोर्ट आती है, जो फर्द बयान लिया गया है वहां पर वो जवान का, वो अगर यहां पे मिलता है तो उसके बाद आगे की कार्रवाई की बात की जा रही है। और जिस तरह से पूरी घटना हुई है उससे कहीं ना कहीं अगर कहा जाए कि जब परिजन भी इस बात को मान रहे हैं कि चेन्नई तक सूरज पहुंचता है, उसके बाद वो ट्रेसलेस हो जाता है, अपहरण की बात सामने आती है, परिजनों की तरफ से शंका भी जाहिर की गई, पुलिस की तरफ से लापरवाही भी नजर आती है, लेकिन सवाल अब भी ये कि चेन्नई से पालघर तक कैसे पहुंचता है सूरज, ये कड़ी कैसे जुड़ती है? जी, यही बात जो हम भी अपने, जो जिज्ञासा है हर किसी के मन में, यही है कि आखिर वो वहां पहुंचा कैसे जवान। साफ तौर से इसके पीछे कोई ना कोई संगठित गिरोह था जो उसे वहां पर लेके पहुंचा था, क्योंकि जवान अपने यूनिट में अपना जो ड्यूटी थी उसमें ज्वाइनिंग करने के लिए पहुंचने ही वाला था। अगर बात की जाए तो चेन्नई एयरपोर्ट से, चेन्नई रेलवे स्टेशन से कोयम्बटूर उसे जाना था, लेकिन वहीं से उसका अपहरण हो जाना और इस तरह से अधजले अवस्था में शव बरामद होना, घायल जवान को मिलना, उसके बाद पुलिस के द्वारा वहां पर पालघर में उसे जो
चिकित्सालय है वहां ले जाना और मामले की जो फर्द बयान है उसी का इंतजार यहाँ की भी पुलिस कर रही है कि आखिर वो फर्द बयान जो वहां पर लिया गया है वो क्या है और उसके पीछे की गुत्थी उसी से सुलझ पाएगी, क्योंकि महाराष्ट्र पुलिस जिस तरह से अगर कहा जाए तो कब तक सुलझती है और इस पूरे हत्याकांड के पीछे शामिल लोग कब तक गिरफ्त में आ पाते। बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश इस तमाम जानकारी के लिए। पाकुड़ में ऊंट की तस्करी के मामले में एक बड़ा खुलासा किया गया है जिसमें कांग्रेस नेता का हाथ सामने बताया जा रहा है। बरही के कांग्रेस विधायक केपीए ने जब्त ऊंटों को छोड़ने की पैरवी की। वहीं इस मामले में गिरफ्तार आरोपियों को छोड़ने के लिए रेंजर को 7 लाख रुपए की घूस की पेशकश की गई थी। ऊंट तस्करी में कांग्रेस नेता का हाथ, जब्त ऊंट को छोड़ने के लिए विधायक की पैरवी, रेंजर को 7 लाख रुपए घूस की पेशकश। राजस्थान से पाकुड़ के रास्ते बांग्लादेश में ऊंटों की तस्करी मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। इस मामले में कांग्रेस के नेता का नाम सामने आया है। वहीं बरही के कांग्रेस विधायक उमाशंकर अकेला के पीए पर पकड़े गए ऊंटों को छोड़ने के लिए पैरवी का आरोप लगा है। इसे लेकर एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है। मैं माननीय विधायक श्री उमाशंकर अकेला जी सभापति निवेदन समिति का पीए बोल रहा हूँ सर, हर्षवर्धन प्रिंस कुमार। अच्छा, अभी निवेदन समिति में साहब हैं? हाँ, साहब निवेदन समिति के चेयरमैन है सर। अच्छा। जी। तो सर वो ना एक्चुअली एक हम लोगों का आदमी का सर आपके यहाँ इसी नंबर से कॉल गया था, शायद वो एक गाड़ी पकड़ाया हुआ है सर, तो उसको क्या अगर देख लेते होने लायक होता तो उसको छोड़ देते सर। पहली खेप को पकड़े थे उस समय माननीय विधायक श्री उमाशंकर अकेला जी के पीए साहब फोन किए थे और वो हमको समझ रहे थे कि पाकुड़ थाना से बात हो रही है और उन्होंने ऊंट को छोड़ने का आग्रह किया था और बताया था कि कोई कांग्रेस का व्यक्ति है, उसी का गाड़ी है। तो मैंने साफ मना कर दिया कि नहीं, ये छूटेगा नहीं। न सिर्फ कांग्रेस विधायक पर पैरवी का आरोप लगा है, बल्कि इस मामले में गिरफ्तार 3 लोगों को छोड़ने के लिए रेंजर को 7 लाख रुपए घूस देने की पेशकश की गई। लेकिन रेंजर के निर्देश पर घूस देने के आरोप में 12 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। रिश्वत देने का प्रयास किया गया था, तो उसमें रिश्वत देने का प्रयास के क्रम में 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक मुकम्मिल हुसैन भी शामिल हैं, जो बताया जा रहा है कि बहुत बड़े अपराधी हैं और करीब हजारों मामलों में वो इन्वॉल्व रहे हैं। पाकुड़ में हाल के दिनों में ऊंट तस्करी की 2 बड़ी खेप पकड़ी गई है। 2 बार में ट्रक में रखे 29 ऊंट को पकड़ा गया, जिसमें से 1 ऊंट की मौत हो गई। लेकिन अब ऊंट तस्करी में कांग्रेस नेता का नाम आने से हड़कंप मचा है। कुंदन कुमार, न्यूज़ 18, पाकुड़। स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर जारी अभियान को लेकर जमशेदपुर के मानगो नगर निगम में सरकारी पैसों की बंदरबाट की जा रही है। प्रशासन की लापरवाही से अधिकारी से लेकर ठेकेदार तक मालामाल हो रहे हैं। शहर को स्वच्छ रखने के मकसद से खरीदे गए डस्टबिन और हाइड्रोलिक गाड़ियां आज कबाड़ में तब्दील हो चुकी हैं। तस्वीरें देखिए एक्सक्लूसिव आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त। वहीं इस मामले का खुलासा नहीं हो सके, इसलिए इन कबाड़ को जो सुनसान इलाके हैं वहां पर ले जाकर रख दिया गया ताकि किसी की नजर इस पर न पड़ पाए। जायजा लिया जमशेदपुर संवाददाता आशीष कुमार तिवारी ने। यहाँ सरकारी पैसों का बंदरबाट किस तरह हुआ है वो मैं आपको एक नज़ारा दिखाना चाहूँगा। ये आप देख सकते हैं साफ तौर पर मानगो नगर निगम में पहले तो लाखों रुपए में डस्टबिन खरीदा गया था, जिसके बाद ये डस्टबिन को शहर के तमाम चौक चौराहों पर लगाया गया था, जिससे मानगो नगर निगम का इलाका जो है वो सफाई अभियान में टॉप पर आ सके। मगर कहीं ना कहीं सरकारी पैसों की जो बर्बादी है वो साफ तौर पर मानगो में देखी जा रही है और हर साल पैसों को लेकर बड़े फंड निकलते हैं और इसी तरह डस्टबिन खरीदा जाता था। मगर आप देख सकते हैं जब ये डस्टबिन का खेल ख़त्म हो गया तो इस डस्टबिन को लाकर एक सुनसान जगह पर रख दिया गया। ये लाखों का डस्टबिन जो है वो रखे रखे कबाड़ हो गया। उसके बाद अधिकारियों द्वारा कहा गया कि अब डोर टू डोर घर में कचरा लिया जाएगा। उसके लिए आप देख सकते हैं मात्र 1 से 2 साल पहले दर्जनों गाड़ियां जो है वो करोड़ों की लागत से ये खरीदी गई थी, जिससे ये जो गाड़ियां हैं वो घर घर जाकर और घरों से कूड़ा लेकर
उसको डंपिंग किया जाएगा। मगर आप देख सकते हैं साफ तौर पर किस तरह सरकार के पैसों की बर्बादी यहाँ देखी जा रही है। किस तरह ये नई गाड़ियाँ रखे रखे, किसी की बैटरी चोरी हो गई है तो किसी का टायर चोरी हो गया है तो किसी द्वारा कांच को फोड़ दिया गया है और अंदर के जो सिस्टम है वो तोड़ दिए गए हैं। और सबसे बड़ी बात बता दूं कि ये गीला कचरा और सूखा कचरा घर घर जाकर गाड़ियां जो है वो लोगों से लेती थी और ऑटोमेटिक कचरे को आप देख सकते हैं कि ये गाड़ी खरीदी गई थी, काफ़ी कीमती गाड़ियां थी। मगर क्यों, आखिर क्या कारण है कि इन गाड़ियों को यहाँ रख के कबाड़ किया जा रहा है, वो सबसे बड़ा सवाल उठता है। और वहीं मैं बता दूं कि कुछ दिन पहले ही हम न्यूज़ 18 ने पानी को लेकर अधिकारियों से जब बात की थी तो उन्होंने दावा किया था कि मानगो नगर निगम में पानी की व्यवस्था गर्मी एक से पहले ही कर दी गई है और सरकारी टैंकरों की व्यवस्था आपने दावा किया था। मगर ये आप देख सकते हैं कि ये 2 टैंकर जो है वो बड़ी टैंकर जो है मानगो नगर निगम की रखी हुई है, रखे कबाड़ हो रही है। और अधिकारी का कहना है कि हम भाड़े पर टैंकर लेकर लोगों को पानी उपलब्ध कराते हैं। तो क्यों ना इस पर सवाल उठे कि जब इस तरह ये सरकार का खुद बड़ा टैंकर है और यहाँ रखे कबाड़ हो रहा है तो आखिर इसका जिम्मेवार कौन है। अब देखना यह है कि कब तक इस खबर के बाद सरकार की आंख खुलती है और इसके जिम्मेवार जो है उस पर कब तक कार्रवाई होती है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। और फिलहाल यहाँ रुक रही